Hello children, I am Vinod sir from SM Public School, उत्तरीजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों हमने आपको वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणों में दूसरा महत्वपूर्ण गुण जो हमने बताया था आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और अगर क्रम पर ध्यान न दें तो वो अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना किसी भाज्य संख्या का आप 6, 7, 8, 9 तक पढ़ते चले आए हैं और उसमें आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख भी चुके हैं। अगर आपको विस्मरण हो गया हो तो कमेंट करिएगा, हम फिर से उसको बता देंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका हल्का सा हम फिर समराइज कर देते हैं। इसके पिछली कक्षाओं में लिखाए गए हैं, ध्यान में रखेंगे। जैसे 2 से विभाज्यता के नियम, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हों वे संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। 3 से विभाज्यता के नियम, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है वो संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं और जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है वो संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। तो इस तरह से हमने आपको नियम लिखाए हैं, इनका इस्तेमाल करके हम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 140 है एक संख्या, 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो पहले हम चेक करते हैं कि ये 2 से विभाज्य होगी कि नहीं। चूंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से विभाज्य होगी। तो एक तरीका आपको पहले बताया गया था, जैसे 140 को भाग विधि से क्या कहते हैं, इसको पहले 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 2 शून्य शून्य, तो फिर ये हो गया 2 से फिर कटेगा, चूंकि इकाई के स्थान पर 2 है 0 है 35। अब ये देखिए 2 से नहीं कटना है चूंकि 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है इकाई के स्थान पर। अब 35 किससे कटेगा, चूंकि 3 से भी नहीं कटना है, 5, 3, 8, 8 9 से नहीं, 8 3 से विभाज्य नहीं है, इसे 3 से भी नहीं कटना है। इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कटेगा। अब यह अभाज्य गुणनखंड इसके प्राप्त हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका। अब अगर इसको घातांक के रूप में लिखना चाहे तो जैसा कि आधारभूत प्रमेय में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हमने पाया था, जो समान गुणनखंड होंगे उनको घात के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 गुणे 5 पावर 1, तो लिखते नहीं तो भी 1 है वो 7। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका है। तो अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करके करें क्या, इसका उपयोग कहाँ है? इसका उपयोग बहुत जगह पे है। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम दी हुई संख्याओं के एलसीएम, जिसे हम कहते हैं लिस्ट काउंट मल्टीपल, जिसे लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आपको हम बता भी चुके हैं 9th में भी कि एचसीएफ, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्टकट में हम महसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, 2 या 2 से अधिक
दो या दो HCF, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है। अर्थात दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी हुई दोनों संख्याओं को, या दो से अधिक है तो तीनों संख्याओं को, और जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं जिनके महत्तम ज्ञात करने हैं, उसमें प्रत्येक उससे विभाजित होगा और बड़ी से बड़ी संख्या से, वही उसका महत्तम कहलाएगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो महत्तम, जैसे हमने दो संख्या लिया 8 और 12 का HCF हमको ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है कि इसका सबसे बड़ा से बड़ा अपवर्तक 8 और 12 का। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 8 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, हाँ 2 की घात 2 गुणे 3, यानी इसके अब दोनों को विभाजित करने वाला जो होगा, जो संख्या दोनों को विभाजित करेगी वो दोनों का गुणनखंड अवश्य होगी। से 8 और 12 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 8 और 12 दोनों का गुणनखंड होगा, तो दोनों का गुणनखंड होगा, अर्थात हम दोनों के सारे गुणनखंड ले ले तो बड़ा सा बड़ा अपवर्तक हमको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 इसमें 3 बार सम्मिलित है, इसमें 2 बार सम्मिलित है, तो सार्व कितनी बार हुआ 2, तो 8 और 12 का जो HCF होगा, 8 और 12 का HCF जब आप निकालेंगे 8 और 12 का HCF बराबर हो जाएगा 2 पावर 2 अर्थात 4, सबसे बड़ा। ये बड़े से बड़ा अपवर्तक है। आपको एक बार हमने बताया था अपवर्तक क्या है, तो अपवर्तक में जब आप देखेंगे अपवर्तक, जैसे 8 का अपवर्तक, किसी राशि का अपवर्तक जो होता है, किसी राशि का अपवर्तक, किसी राशि का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती हैं जो उसको पूरा पूरा काटे। जैसे 8 के अपवर्तक में सभी संख्याएं होंगी जो उसको पूरा पूरा काटेंगी, तो 8 के अपवर्तक हो जाएंगे 1 2 4, 8 को 1 भी पूरा पूरा काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा। इसी तरह से हम 12 के अपवर्तक देख लेते हैं। 12 के अपवर्तक कौन होंगे भैया? 1 2 3 4 6 और 12, ये हो गया 12 के अपवर्तक। अब 8 और 12 के अपवर्तक, अपवर्तक मीन्स होता है बांटने वाला, 8 और 12 के अपवर्तक। अब 8 और 12 के समापवर्तक देख लें, 8 और 12 के समापवर्तक, 8 और 12 के समापवर्तक, ये केवल आपको रिफ्रेश कर रहे हैं क्योंकि बहुत इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं पिछली कक्षा में। 8 और 12 के जो समापवर्तक, समापवर्तक का मतलब होता है समधन अपवर्तक, यानी समान संख्याएं जो अपवर्तक हों, समान अपवर्तक, सम माने बराबर, बराबर अपवर्तक। तो 8 और 12 के बराबर अपवर्तक कौन है? 1 है, और कौन है? 2 है, और कौन है? 4 है। तो 8 और 12 के 3 अपवर्तक निकले, कौन कौन? 1 2 और 4। अब इसमें बड़ा से बड़ा कौन है? 4 यानी 4, अर्थात 8 और 12 का जो महत्तम अपवर्तक होगा, महत्तम समापवर्तक होगा वो 4 होगा, इसलिए इसको बड़ी सी बड़ी कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो महत्तम समापवर्तक होगा वो दी हुई संख्याओं के आवश्यक गुणनखंड होंगे, अतः 8 और 12 के हम सार्व गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में हो। अब आप यहां समझ लीजिए, ये अंक गणित में भी इसका यूज यही है, सेम बीज गणित में भी है। अगर बीजी व्यंजकों का हमें अपवर्तक ज्ञात HCF ज्ञात करना है तो उसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बीजी व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड के बहुत से नियम आपको पढ़ाए जा चुके हैं 9 में, जैसे सार, समूह, मध्यपद विभाजन, वर्गांतर, घनों का अंतर, घनों का योग, पूर्ण वर्ग बना करके शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करना। तो
गुणनखंड करने की तमाम विधियां बीजी व्यंजकों की बताई गई हैं और उन्हीं विधियों से आप बीजी व्यंजकों का अभाज्य गुणनखंड करके फिर उसके सारे गुणनखंड ले लेंगे तो HCF हो जाएगा वो। अभी मत कहना कि उसके लिए अलग से आपको बताया जाए। बीजी व्यंजक है तो बीजी व्यंजक के नियम से आप गुणनखंड करेंगे। बीजी व्यंजक जैसे बीजी व्यंजकों के गुणनखंड के नियम आपको 9 में पढ़ाए गए हैं, 8 में पढ़ाए गए हैं, 7 में पढ़ाए गए हैं और 10 में पढ़ाए जाएंगे। तो जो विधियां बताई गई उन विधियों से आप बीजी व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके और उसका कॉमन गुणनखंड ले लो तो HCF हो जाएगा। ओके, तो देखो बेटा आगे अब इस तरह से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं किसी संख्या का। तो ये HCF का नियम है। अभी हम ये तो एक वो विधि है जो अपवर्तक विधि है और एक ये विधि है जो गुणनखंड विधि है। अभी और भी बातें आपको हम बताते हैं और भाग विधि से HCF निकालने का प्रोसेस आपने 1.1 में सीख लिया। भाग विधि से हम कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो अब हम बात करते हैं LCM की। LCM की किसकी बात करते हैं? LCM की, लघुत्तम समापवर्त्य लीस्ट काउंट मल्टीपल। लीस्ट काउंट मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य उसे बोलते हैं। लस लघुत्तम समापवर्त्य। हम बात करेंगे LCM पर। LCM क्या है? 2 या 2 से अधिक। LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य इसे बोलते हैं। शॉर्टकट में इसे लस लिख देते हैं। लस अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य। ये लघुत्तम समापवर्त्य है। थोड़ी देर पहले जो बताया वो महत्तम समापवर्तक था, वर्तक। तो और ये अपवर्त्य मतलब लघुत्तम समापवर्त्य है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। तो अब यहां देखिए HCF जो था, HCF वो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर रहा था, दी हुई संख्याओं को विभाजित कर रहा था। अर्थात दी हुई संख्याओं को विभाजित कर रहा था तो दी हुई संख्याओं का गुणनखंड था। अब यहां LCM में देखिए, LCM जो होगा वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होगा। तो अगर दी हुई संख्याओं से विभाजित होगा तो जो दी हुई संख्याएं होंगी वो अवश्य उसकी गुणनखंड होंगी। लघुत्तम का गुणनखंड होंगी दी हुई संख्याएं। और महत्तम में क्या था? महत्तम दी हुई संख्याओं का गुणनखंड था। ये समझ लेना अंतर। तो लघुत्तम में क्या है? लघुत्तम जो होगा दी हुई संख्याएं लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनखंड अवश्य होंगी। इसीलिए जब गुणनखंड विधि से हम LCM निकालते हैं, अभी हम उसको भी डिटेल समझाते हैं। 8 और 12 का LCM ज्ञात करना है। तो 8 और 12 का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। अर्थात 8 और 12 का LCM वह संख्या होगी छोटी से छोटी जिसके गुणनखंड 8 भी होगा और 12, जिसके गुणनखंड 8 और 12 दोनों हैं। 8 भी उसका गुणनखंड होगा और 12 भी होगा। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 का करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। एक छोटी संख्या ले लिया आपको समझाने के लिए। अब 8 और 12 का जब हम LCM ज्ञात करेंगे, 8 और 12 का LCM अर्थात लिस्ट काउंट मल्टीपल, जब हम ये ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगा क्या? अब इसमें 8 भी गुणनखंड होगा अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 ले लेंगे। 12 भी होगा तो ऑलरेडी 2 गुणे 2 यहां है, केवल 3 और ले लेंगे। या इसकी लोग जो ट्रिक बनाए हैं आप ट्रिक समझ लीजिए। जो गुणनखंड सबसे अधिक बार होगा वो ले लिया जाएगा। अब यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 बार है तो 3 बार वाला ले लिया गया। यहाँ 3 1 बार है, यहाँ एको बार नहीं है तो यही 1 बार वाला ज्यादा माना जाएगा, सिर्फ 3 1 बार ले लिया। अब 8 और 12 का जो LCM होगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 अर्थात 24। ये 24 हो गया लघुत्तम। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था 8 और 12 का जब हमने HCF निकाला था तो वो आया था 4। अब बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अब आप कुछ लड़कों को ये भ्रम हो जाता है कि छोटी से छोटी वाली बड़ी आती है, बड़ी से बड़ी वाली छोटी आती है। हाँ,
चूंकि महत्तम जो है दी हुई संख्याओं का गुणनखंड है, तो वह या तो इसमें सबसे छोटी वाली के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। और एलसीएम जो है वो एलसीएम का गुणनखंड दी हुई संख्याएं होती हैं, इसलिए एलसीएम सदैव बड़ी से बड़ी संख्या का, जो दी हुई संख्याएं उसमें से बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अभी आप इसको समझ लेंगे कि क्यों ये बड़ा आता है, क्यों ये छोटा आता है। अब जैसे हम 8 के अपवर्त्य ज्ञात करें, 8 के अपवर्त्य वे संख्याएं हैं जो 8 से पूरी पूरी कटे। अपवर्तक और अपवर्त्य में ही अंतर समझ लेना। 8 के अपवर्तक मतलब 8 को काटने वाले, और 8 के अपवर्त्य मतलब 8 से कटने वाले, 8 से विभाजित होने वाले। 8 के अपवर्तक माने 8 के अपवर्तक माने 8 को विभाजित करने वाले, और 8 के अपवर्त्य माने 8 से विभाजित होने वाले। तो 8 से विभाजित होने वाले कौन कौन होंगे? वो 8 के ही गुणज होंगे, जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48। ये सभी संख्याएं जो होंगे 48, 56 एंड सो ऑन, अर्थात किसी भी संख्या के जो अपवर्त्य होंगे वो असंख्य होंगे। किसी भी संख्या के अपवर्त्य जो होंगे वो असंख्य होंगे। अब देखिए 12 के अपवर्त्य देख लें। 12 के अपवर्त्य, इसका कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हम आपको ट्रिक बता के 5 मिनट में आगे बढ़ जाते, प्रश्नावली खत्म हो जाती। लेकिन हम आपको ट्रिक इसलिए बता रहे हैं कि आप बीजगणित में जब आप चलेंगे तो वहां आपको कठिनाई ना हो, और कंपटीशन में बैठे तो वहां कठिनाई ना हो। तो 12 के जो अपवर्त्य हैं वो क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। 12 के भी असंख्य अपवर्त्य, कितने? असंख्य। तो इसके असंख्य अपवर्त्य होंगे। अब दोनों के जो समान अपवर्त्य होंगे वो समापवर्त्य कहलाएंगे। अब जैसे हमें निकालना है 8 और 12 के समापवर्त्य। 8 और 12 के जो समापवर्त्य होंगे वो क्या होंगे भैया? देखो, अब इसमें दोनों के समान अपवर्त्य ढूंढो। एक अपवर्त्य है 24 जो दोनों का है, दूसरा है 48। इसी तरह से और आगे चलेंगे 72, और आगे चलेंगे 96। तो इस तरह से दो संख्याएं जो 8 और 12 हम लिए हैं, इसके समापवर्त्य भी कितने प्राप्त होंगे? कितनी संख्या में? बोलो, कितनी संख्या में? असंख्य। 24 दूना 48, 24 तिया 72। ये सभी समापवर्त्य होंगे। अब देखो 8 और 12 के समापवर्त्य कौन कौन है? 24 भी है, 48 भी है, 72 भी है, 96 भी है, ऐसे पढ़ते जाएंगे। यानी ये भी 8 और 12 से कटेगा, ये भी 8 और 12 से कटेगा, ये भी 8 और 12 से कटेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 24। सबसे छोटा कौन है? 24। इसीलिए 8 और 12 का जो एलसीएम हम निकालते हैं वो कहते हैं कि सबसे छोटा से छोटा समापवर्त्य, छोटा से छोटी संख्या जो 8 और 12 जिससे पूरा पूरा कटे। इसीलिए छोटी से छोटी कौन है इसमें? 24। बड़ी से बड़ी तो होगी नहीं, इससे बड़ी 48 होगी, इससे बड़ी 72 होगी, और बड़ी 96 होगी, और बड़ी। जब अंकों का बाउंडेशन कर देते हैं तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तब और आगे ले जाते हैं। 5 का गुणा कर दें 120 आ जाएगा, 3 अंक की हो गई। 4 अंक की करना है, 5 अंक की करना है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि हम लघुत्तम समापवर्त्य, तब आपको समझ में आ गया होगा क्यों उसको छोटी से छोटी लिखते हैं। इसके अपवर्त्यों में से छोटी से छोटी, ना कि संख्याओं से छोटी से छोटी। समापवर्त्यों में जो छोटी से छोटी है, और महत्तम समापवर्तक में मतलब अपवर्तकों में, समापवर्तकों में जो बड़ा से बड़ा होता है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो अब अगर हम, इसका मतलब हुआ कि जो इसके अपवर्त समापवर्त्य हैं वो उसके गुणनखंड ये दी हुई संख्याएं अर्थात 8 और 12 अवश्य होंगी। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो लघुत्तम समापवर्त्य होगा उसका गुणनखंड वो दी हुई संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक है वो अवश्य होंगी। इसीलिए लघुत्तम में हम क्या करते हैं? लघुत्तम में हम
जो गुणनखंड सबसे अधिक बार होता है वो लेते हैं, इसमें कॉमन नहीं देखते। महत्तम में कॉमन देखते हैं जो सब में होना चाहिए, और लघुत्तम में सबसे अधिक बार जो होगा, चाहे वो सब में हो चाहे ना हो। जैसे देखिए यहाँ 2-3 बार है तो हमने तीनों बार ले लिया, यहाँ 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं है, हमने 3 ले लिया। अब इसका एलसीएम हो गया कितना 24। तो ये बेटा आपके जो सिलेबस में है वो गुणनखंड विधि से है, इसलिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी निकाले और एचसीएफ भी निकाले, और जो आपको अभाज्य गुणनखंड कैलकुलेट करना है, निकालना है, उसमें दिया हुआ सवाल में उसको निकालने के लिए जो विधि आपको बताया अभी हम थोड़ी देर पहले, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, ये सब विभाज्यता के नियम पढ़ के आप उसी विधि से आप भाग दे करके अभाज्य गुणनखंडों को लिख दीजिए, और उसके बाद आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लें। अब एक बात यहाँ आप देखो, आपने पहली संख्या लिया कौन, माना पहली संख्या a बराबर आपने 8 लिया, दूसरी संख्या b बराबर आपने लिया 12। अब 8 और 12 का जो एलसीएम आया वो आया 24, एलसीएम आया 24, और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 4। 8 और 12 दो संख्याएं हैं जिसका एलसीएम आया 24 और एचसीएफ आया 4। अब आप देखिए यहां अगर हम a गुणे b करें, तो ये हो गया 8 गुणे 12 बराबर हो गया ये 96, ये हो गया 96। और अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें, एचसीएफ गुणे एलसीएम, अगर इसका गुणा करें तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये हो जाएगा 96। आप इसको ध्यान से देखें तो जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं 8 और 12, उसका गुणनफल 96, और इनके जब हम लघुत्तम और महत्तम अर्थात एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उसका गुणनफल भी 96, आश्चर्यजनक रूप से। अब आप देखिए, आप अपने मन से सेलेक्ट कर लीजिए, 2 संख्याएं 3 संख्याएं, 2 संख्याएं सेलेक्ट कर लीजिए, और दोनों का आप अपने मन से 2 संख्याएं सेलेक्ट कर लीजिए और दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें और दोनों संख्याओं का गुणा करें तो दोनों के गुणनफल इक्वल आएंगे। अतः हम इसको एक सूत्र के रूप में बना लेंगे कि दो संख्याएं a और b, यदि 2 संख्याएं a और b हो तो एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणे बी, अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इन 4 राशियों में से कोई एक राशि नहीं दी रहेगी तो हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे 2 राशियां और भी दी हैं, उसका एलसीएम दिया, एचसीएफ ज्ञात करना है, तब वो हो जाएगा उसका सूत्र क्या, एचसीएफ बराबर ए गुणे बी बटे एलसीएम। एचसीएफ बराबर अर्थात एचसीएफ ऑफ ए बी, इसको एचसीएफ गुणे ए बी मत समझ लेना, इसको एचसीएफ गुणे ए बी मत समझना, मतलब ए बी का एचसीएफ गुणे ए बी का एलसीएम बराबर ए गुणे बी है ये। तो ए बी का एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम ए बी। तो ये एलसीएम गुणे ए बी नहीं है, एलसीएम ए बी यानी ए बी का एलसीएम। इस सूत्र को लिख लो और इसको देख भी लेना, इस पे आपके सवाल भी हैं। जो आपका दूसरा सवाल है उसमें यही जांच करना है, 2 संख्याओं के जोड़े दिए हैं
उन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ ज्ञात करें और एलसीएम ज्ञात करें, फिर एचसीएफ का और एलसीएम का गुणा करें, फिर दोनों संख्याओं का गुणा करें। इक्वल आता है तो आप लिखें कि हाँ एलसीएम आप 26 गुणे एचसीएफ आप 26 91 गुणे एलसीएम आप 26 91 बराबर 26 गुणे 91। तो इस तरह से आप प्रूव करके लिखेंगे। तो ये हो गया। और अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना संख्याओं का, ये भी आपके क्वेश्चन में है, उसको कर लेना। दो संख्याएं हैं तो दोनों का कर लेना, तीन संख्याएं हैं तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। उसके बाद महत्तम ज्ञात करना, अगर एचसीएफ तो आप तीनों में से सार्व चुनना, और एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो तीनों के गुणनखंड लेना जो सबसे अधिक बार हो। ये हो गया। अब इस तरह से आप कर सकते हैं। एक कोई बच्चा पूछा था 1.2 का छठा सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2 का, क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 कह रहा कि क्या यह भाज्य संख्याएं हैं? कह रहा है कि क्या यह भाज्य संख्याएं हैं और क्यों? तो आप हम हल नहीं कर रहे, हिंट कर रहे, सारी प्रश्नावली हल करके भेजेंगे। इसको आप लेंगे, पहले इसको आप लीजिए। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7 गुणे 11 प्लस 1। अगर हम इसको यम मान लें तो 13 यम हुआ। जो 13 यम है यह 13 से अवश्य विभाज्य है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 13 है। तो जब इसका एक गुणनखंड 13 है तो 13 से अवश्य विभाज्य होगी, अतः यह भाज्य संख्या है। इसको आप लिख लेना जैसे भी आप समझ सकें। अब दूसरी संख्या ये सेलेक्ट करें, फिर नीचे इसके, यहां जगह नहीं, यहां लिख रहे हैं। अब जैसे अगर इसको सेलेक्ट करें तो यहां पर दो पद हैं, एक यहां तक हो गया और एक यहां हो गया। अगर हम 5 सार्व लें इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस 5 प्लस 1। ये हो गया आपका। इसको 5 यम के रूप में लिख सकते हैं, जहां यम बराबर ये हुआ, जहां ये इज इक्वल टू यम हुआ। तो आप यहां इसको 5 यम लिखेंगे तो इसका एक गुणनखंड 5 हुआ कि नहीं हुआ? जब इसका एक गुणनखंड 5 हुआ तो भाज्य संख्या है। अतः यह और यह भाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्याएं हैं जिसका एक गुणनखंड 13 है और इसका एक गुणनखंड 5 है। तो जब इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं तो ये भाज्य संख्या है, अतः ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। और जिस पे सवाल नहीं आएगा वो कमेंट आप करना। आप प्रश्नावली 1.2 की फोटो खींच के हम इसमें दे रहे हैं, और आप उस पर प्रैक्टिस करना। जो न समझ में आए उसको फिर पूछना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए तो भेजने में दिक्कत होती है। अभी हम आपको एलसीएम और एचसीएफ की भाग विधि, मतलब वो भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, भिन्नात्मक संख्याओं का और दशमलव संख्याओं का, वो हम अगले वीडियो में दे करके फिर बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में।